हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम। स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर कि कुछ चीज़ें लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं। अगर हम लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो डिफरेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब हम अपने आसपास देख रहे हैं, तो इनकी जो बॉडी है वो किस तरह से बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की बॉडी में आपको जो बेसिक यूनिट्स देखने को मिलेंगी वो है सेल। दैट मीन्स हम सभी की बॉडी सेल्स से ही मिलकर बनी हुई है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये जो सेल है इसे हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये है सेल, और इस सेल के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सभी की बॉडी में आपको सेल देखने को मिलेंगी। एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल हम इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। जैसे कि हम अपने आसपास अगर किसी बिल्डिंग को देखें या किसी भी घर को देखें, तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग में या घर में आपको फ्लोर्स नजर आएंगे। जनरली एक या एक से ज्यादा फ्लोर हो सकते हैं। अब अगर हम एक फ्लोर को देखें स्टूडेंट्स, तो एक फ्लोर पर आपको नजर आएंगे बहुत सारे रूम्स। अगर एक रूम की बात करें तो एक रूम में जनरली 4 वॉल्स होती हैं, और अगर एक वॉल को देखा जाए तो वॉल कैसे बनी हुई है? वॉल ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। तो ब्रिक्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है सेल। और सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में भी एक सिंगल सेल तो मिलेगी ही। दैट मीन्स सेल से छोटा और कोई फॉर्म संभव नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, जो लिविंग फॉर्म मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस संभव है। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चरल की बात की। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल यूनिट। अब देखिए फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, वो कहाँ परफॉर्म हो रही हैं? वो परफॉर्म कर रही हैं ये सेल्स। तो इसीलिए सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्चुअली हमारी बॉडी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं उनमें ये प्रोसेसेस चल रही हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की सेल्स दिखाई गई हैं। देखिए ये एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। देखिए सेल के कॉम्पोनेंट्स या अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो बेसिक कंपोनेंट्स आपको सभी सेल में लगभग सेम ही मिलेंगे, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि ये एनिमल सेल है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस सेंटर में नजर आ रहा है। प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ, बाउंड्री की तरफ शिफ्टेड होता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, बट बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको लगभग सेम ही मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है। अब देखिए ह्यूमंस जो हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ह्यूमंस की बॉडी किस तरह से बनी हुई है, देखें हम किस तरह से यहाँ पर सेल्स मौजूद, तो ये आपको बॉडी दिखाई गई है। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। तो आपको देखिए स्केलेटल सिस्टम नजर आ रहा है जिसमें आपको बोन्स और मसल्स नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी होता है। तो जो मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से बने हुए हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम एक ऑर्गन की बात करें, जैसे कि हम हार्ट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है। इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। और हार्ट किस तरह से बना है? ये बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ है स्टूडेंट्स, और उन्हीं में से एक टिश्यू है यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू। और ये जो स्पेशलाइज्ड मसल आपको हार्ट में मिलती हैं इन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स।
तो कार्डियक मसल जो है वो एक तरह की टिश्यू है, और ये जो कार्डियक मसल टिश्यू है या मस्कुलर टिश्यू है वो बना है मसल सेल से। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये इंडिविजुअल सेल्स नजर आ रही हैं जिनकी न्यूक्लियस भी आप देख रहे हैं एक्चुअली, और ये जो सेल्स हैं वो इस तरह से जॉइंट हैं ऑब्लिक ब्रिजेस की हेल्प से। तो इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स हैं ये, और आपस में कनेक्टेड भी हैं इस तरह से। तो ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कार्डियक मसल सेल्स ने मिलकर बनाया कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के अलावा भी कुछ टिश्यूज मौजूद होते हैं, और इन सब ने मिलकर बनाया हार्ट। हार्ट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वर्क कर रहा है, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है, और इससे बना है ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी अल्टीमेटली सेल से ही मिलकर बनी हुई है। सो यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, ये एनिमल सेल का एक ओवरऑल व्यू आपको बताया गया है, किस तरह की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। एनिमल सेल में आपको जनरली जो शेप मिलेगा वो राउंड या स्फेरिकल देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यूक्लियस सेंटर में है, सेल के अदर कंपोनेंट्स मौजूद है। ये है एनिमल सेल। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सपोज लीफ जो है वो प्लांट का एक ऑर्गन है, पार्ट है। लीफ का अगर हम एक सेक्शन लें स्टूडेंट्स, तो आपको कैसा नजर आएगा? देखिए, सेक्शन में आप देख रहे हैं, अगर हम इसको जूम करके देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे यूनिट्स नजर आ रही हैं। दीज आर प्लांट सेल्स। अब देखिए, आपको टिश्यूज में या ऑर्गन्स में सेल्स एक जैसी भी मिल सकती हैं, अलग अलग तरह के शेप एंड साइज लिए हुए भी हो सकती हैं, क्योंकि सेल का जो फंक्शन है वो उसके शेप से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें, अगर एक प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर देखिए किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। ओवरऑल आपको यहाँ पर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, वो सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा स्लाइटली शिफ्टेड है बाउंड्री की तरफ। यहाँ पर ये ब्लू कलर का आपको वैक्यूल नजर आ रहा है। प्लांट सेल में आपको एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, जो एनिमल सेल में नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको बाउंड्री जो है वहां पर एक वॉल देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्लास्टिड्स जो हैं वो भी प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बेसिक कंपोनेंट सेम है, बट हाँ कुछ डिसिमिलैरिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। इसी तरह से कुछ और सेल्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने नाम सुना है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया जो है वो एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट्स। आप देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये एक्चुअली प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं। सबसे पहले जो इवॉल्व हुई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, और वहां पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, एक न्यूक्लियर बाउंड्री या क्लियर वेल डिफाइंड रीजन जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस, वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये जेनेटिक मटेरियल है जो जनरली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, बट यहाँ ये साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है, नेकेड है, और इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और बाउंड्री इसके अलावा आपको देखने को मिल रही है, ये है सेल के अंदर का कंटेंट, साइटोप्लाज्म जिसको हम कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है बैक्टीरियल सेल जो एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी की। तो देखिए, सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। हम सेल की स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट, उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये एक प्लांट सेल दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की गई थी वो थी प्लांट सेल्स। और ये जो वर्ड है सेल, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड सेल्यूला से डिराइव्ड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द वर्ड सेल, फ्रॉम वेयर इट केम, सो इट केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला से डिराइव्ड हुआ है ये। और सबसे पहली जो सेल्स डिस्कवर की गई थी वो थी प्लांट सेल्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हिस्ट्री की, डिस्कवरी ऑफ द सेल की, तो सबसे पहले डिस्कवरी किस तरह से की गई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पर्सन की बात करेंगे, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क होता है, कॉर्क एक तरह का टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है, जो आपको जो मेच्योर ट्रीज हैं उनके जो ट्रंक हैं, स्टेम वाला जो पोर्शन है, उसके आसपास आप ब्राउन कलर की हार्ड कवरिंग देखते हैं। एक तरह का डेड टिश्यू है जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं। और ये जो कॉर्क है, इसका एक थिन स्लाइस इन्होंने लिया,
इसे इन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया तो इन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आए हनीकॉम्ब की तरह, और इन्हें इन्होंने नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूला जो है इसका मतलब होता है स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, और इसी सेल्यूला से लेटर सेल वर्ड डिराइव हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी सबसे पहली सेल, बट ये डेड सेल्स थी स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये प्लांट सेल थी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट सेल सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, बट ये डेड सेल्स थी। तो लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था द पर्सन एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने पॉन्ड वाटर की कुछ ड्रॉप्स ली और इन ड्रॉप्स को अपने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया। ड्रॉप्स को इन्होंने ग्लास स्लाइड पर रखा, उसके बाद इसे स्टडी किया अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। तो इन्हें कुछ मूविंग क्रिएचर्स नजर आए, मूविंग सेल्स नजर आई, जिन्हें इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स। और स्टूडेंट्स यही एनिमल क्यूल्स आज हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से जानते हैं। तो ये स्मॉल मूविंग लिविंग सेल्स थी जिन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था इन द ईयर 1674 ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ही सेल के बारे में पता चला या सेल की स्टडी हुई, डिस्कवरी हुई, इसके बाद जो अदर पर्सन्स थे वो भी सेल के बारे में खोज करने के लिए एक तरह से उन्होंने ये सारी खोज स्टार्ट कर दी। तो इसके बाद डिस्कवरी हुई स्टूडेंट्स 1831 में न्यूक्लियस की। अब आप देख रहे हैं सेल के अंदर एक और स्फेरिकल रीजन मौजूद है जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर बात करें कि सेल के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो भी सब्सटेंस मौजूद है, इसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो ये पर्सन थे डुजैडो। इन द ईयर 1835 डुजैडो ने बताया कि सेल के अंदर एक लिविंग सब्सटेंस मौजूद है और इसे इन्होंने नाम दिया सार्कोड। और इसी के बाद इसी सार्कोड को आज हम प्रोटोप्लाज्म नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया है ये दिया है परकिंजे ने फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो इस तरह से सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस मौजूद है सबसे पहले इसे सार्कोड नाम दिया गया था, बट लेटर इन द ईयर 1839 परकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म दैट इज द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब देखिए इसके बाद इन द ईयर 1855 रुडोल्फ वर्को ने एक कंसेप्ट यहां पर प्रपोज किया था, कंसेप्ट यहां पर दिया था, एंड दैट कंसेप्ट वाज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये भी लैटिन भाषा में ही दिया गया था। तो इसका मतलब होता है द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन के थ्रू ही न्यू सेल्स अराइज होती हैं, ये बताया था रुडोल्फ वर्को ने। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं हग्सले की। तो हग्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो सभी कहाँ परफॉर्म हो रही हैं? वो सभी प्रोटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रही हैं। तो ये बताया था हग्सले ने स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम सेल को देखें तो सेल बहुत ही छोटी होती है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सेल्स को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो है माइक्रोस्कोप। ना सिर्फ सेल को, इवन हम कह सकते हैं किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उसे देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज हम देख पा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये अपनी स्कूल लेबोरेटरीज में जरूर देखा होगा। अब सबसे पहले माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी की बात करें तो बहुत ही एनिशियंट टाइम में माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट अपने ही सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही अपना वर्क करते थे। जो भी वो खोज कर रहे होते थे उसमें वो अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो कुछ ग्लासेस का, लेंसेज का या क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे। बट उनकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आता गया वैसे वैसे हम सेल और सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में जान पाए।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप थे, उसके बाद आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कंपाउंड, यहाँ पर मोर देन वन लेंसेज का इस्तेमाल हो रहा है और जिनकी वजह से एक बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रही है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर लाइट रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है देखने के लिए ऑब्जेक्ट को, and to see the magnified image of the small object we are using this compound microscope। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम मैग्निफिकेशन हो रहा है, मोर देन वन लेंसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए एक हाईली मैग्निफाइड इमेज मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक बॉडी ट्यूब होती है, एक बॉडी ट्यूब के एक सिरे पर होता है ऑब्जेक्ट लेंस और दूसरे सिरे पर होता है आईपीस लेंस। दोनों की ही मैग्निफिकेशन पावर अलग अलग है और एट ए टाइम हम किसी एक ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंसेज अवेलेबल होते हैं, एट ए टाइम हम किसी एक ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से बॉडी ट्यूब के दूसरे सिरे पर होता है आईपीस लेंस, ये भी मल्टीपल, दैट मीन्स अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के हो सकते हैं, एट ए टाइम हम किसी एक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से 2 बार मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पर और आपको एक हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है। तो यहाँ पर इट इज कंसिस्टिंग ऑफ इन ऑब्जेक्ट लेंस एंड आईपीस लेंस। यहाँ पर 2 तरह के लेंसेज मौजूद हैं और दोनों एक ही बॉडी ट्यूब में माउंटेड है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आयरन से बना हुआ होता है। आप देख रहे हैं ये है बेस, इट इज द पिलर, इट इज द हैंडल या आर्म जिसकी हेल्प से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बॉडी ट्यूब नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये है बॉडी ट्यूब और इस बॉडी ट्यूब के एक सिरे पर आपको नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, मल्टीपल होते हैं ये भी, और दूसरे सिरे पर होता है आईपीस लेंस, ये भी मल्टीपल हो सकते हैं, एट ए टाइम हम किसी एक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोनों जो लेंसेज हैं वो बॉडी ट्यूब में, एक ही बॉडी ट्यूब में माउंटेड है। इस तरह से यहाँ पर देखिए आप, नीचे है मिरर, मिरर जो है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज रहा है, कंडेंसर, कंडेंसर से स्टेज की तरफ जा रही है। स्टेज जो है, स्टेज के ऊपर हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं स्टूडेंट। स्पेसिमेन जो है वो जनरली किसी ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा हुआ होता है। जो भी प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट जो आप स्टडी करना चाहते हो तो उसका एक सेक्शन हम लेते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं स्लाइड पर। तो ये जो है ये है स्पेसिमेन। अब ये जो स्टेज है इसमें बीच में एक होल होता है, तो लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से पास होते हुए पहुंच रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव लेंस पर पहुंचने पर होता है पहला मैग्निफिकेशन, यहां से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो पहुंच रही हैं आईपीस लेंस, यहां पर होता है दूसरा मैग्निफिकेशन। और इस तरह से यहां से फाइनली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। दैट मीन्स हम आंखों के थ्रू यहां से इसको स्टडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ फोकसिंग नॉब्स प्रेजेंट होती हैं, एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं, दैट मीन्स फोकस को सेट करने के लिए प्लस क्लियर इमेज को देखने के लिए हम एडजस्ट करते हैं इन लेंसेज को। तो इस तरह से कि कुछ एडजस्टिंग स्क्रूज यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं ये स्विवल या स्वाइवल हम इसको कहते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप में आपको 2 जो बॉडी ट्यूब्स होती हैं वो भी नजर आ सकती हैं। दैट मीन्स एट अ टाइम दोनों ही बॉडी ट्यूब्स यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों आंखों से आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं बाइनोक्यूलर, जहां पर 2 बॉडी ट्यूब होती हैं। अब हेंस पर्सन टू पर्सन दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होती है, तो इसको बॉडी ट्यूब, दोनों बॉडी ट्यूब्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इस स्क्रू का। तो इस तरह से ये ओवरऑल आपको पार्ट्स बताए गए हैं माइक्रोस्कोप के। तो देखिए यहाँ पर लाइट रेज जो है, जो भी सराउंडिंग में लाइट सोर्स है उससे रिफ्लेक्ट होकर ये पहुंच रही हैं स्टेज की तरफ। स्टेज पर स्पेसिमेन मौजूद है, वहां से ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर वहां से आईपीस लेंस और फिर आईपीस लेंस से फाइनली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो पहुंच रही हैं आंखों की तरफ। तो इस तरह से 2 बार मैग्निफिकेशन की वजह से आपको काफी एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिलता है और आप अपने ऑब्जेक्ट को स्टडी कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप कौन से हैं, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इनकी मैग्निफिकेशन पावर और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं, इसे डिस्कवर किया था नॉल एंड रस्का ने इन द ईयर 1939। तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने 3 माइक्रोस्कोप की बात की यहाँ पर, 3 तरह के माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
So students, if we are solving some of the questions here, let's discuss the sum of the question here. The term protoplasm to the living substance present inside the cell, it was given by. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था. द नंबर 1 ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, सेकंड इज परकिंजे, J.E. परकिंजे, नंबर 3 इज रॉबर्ट ब्राउन एंड नंबर 4 इज एंटन वैन ल्यूवेनहॉक. तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो परकिंजे ने दिया था. सो हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी 2 हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल. लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल डिस्कवर की थी. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, तो इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था. सो हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी 3 हियर. Next question here, why is the cell known as the structural and functional unit of life? तो structural and functional unit of life हम क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? structural हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि living organisms की जो body है उसका structure ultimately किससे बना हुआ है? one या more than one multiple of the cells से, तो ये structure form कर रहा है. इसी तरह से functional हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं वो सब कहाँ परफॉर्म हो रही हैं? वो सेल ही परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो इसीलिए हम इन्हें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह रहे हैं. तो इस तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है रॉबर्ट हुक सेल, रॉबर्ट ब्राउन, और इसी तरह से आपको ये ब्लैंक फिल करना है. तो देखिए एनालॉजी टाइप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है. अब देखिए रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है ये आपसे पूछा गया है. तो हमने देखा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स. सो हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी न्यूक्लियस. तो लेट्स समराइज ऑल द थिंग्स हियर. सबसे पहले हमने सेल की बात की स्टूडेंट्स. सेल जो होती हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट, बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल जो हैं वो हमने देखा कि एनिमल सेल हैं, प्लांट सेल हैं, बैक्टीरियल सेल हैं. कॉम्पोजिशन आपको थोड़ा अलग अलग मिल सकते हैं यहाँ पर, बट बेसिक फीचर्स लगभग सेम ही होते हैं स्टूडेंट्स. उसके बाद हमने बात की माइक्रोस्कोप की. तो माइक्रोस्कोप्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं. तो इस तरह से माइक्रोस्कोप हमने देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो कुछ इस तरह का होता है, आपको अपनी स्कूल लैबोरेटरीज में देखने को मिलते हैं. आयरन का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर किस तरह से स्पेसिमेन के थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देन आईपीस लेंस तक पहुंचती है, और 2 बार मैग्निफिकेशन होने की वजह से हाईली एनलार्ज्ड इमेज आपकी आंखों तक पहुंचती है जिसे हम स्टडी कर पाते हैं स्टूडेंट्स. सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.